बैक टू पिकनिक स्टडी पॉडकास्ट। और आज के हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं तृप्ति चतुर्वेदी, जो एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रह चुके हैं। साथ में हम इनसे जानेंगे एयरफोर्स के क्या कंडीशंस होती है, वहां पे ग्राउंड रियलिटीज क्या होती है। साथ में इन स्ट्रगल फेज को जानेंगे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। स्ट्रगल फेज में क्या उनको करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मैम। पहले थैंक यू सो मच मैम जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। Thank you so much for inviting me. तो मैम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में जो इन्वायरमेंट का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंड सर्कल का रोल इंपॉर्टेंट होता है, साथ में बोले तो फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका चाइल्डहुड कैसा रहा और इनके रोल्स कैसे रहे, इन्वायरमेंट्स का रोल कैसे रहा। Yes, I would say कि जो environment होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है. And my childhood was very sincere. I was kind of a very sincere child. And बचपन से ही पढ़ाई मतलब पढ़ाई में खेलने में I was there. But एक मूवी आई थी अग्निपंख. So Yes. my family is totally civil. There is no background of any defense forces या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था. बट आफ्टर सीइंग दैट मूवी आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे भी ये यूनिफॉर्म चाहिए. तो वो जो ज़ील होती है, एक चाह होती है उस यूनिफॉर्म को देख के, तो मुझे बस ये था कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है आफ्टर दैट मूवी. एंड आई थिंक दैट वाज द गोल, दैट वाज द मिशन ऑफ माय लाइफ टू अचीव. एंड तब से फिर मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था डिफेंस से रिलेटेड, कोई गाइड करने के लिए नहीं था कि भाई क्या करना होता है, क्या चीज पढ़नी होती है, नहीं. देन आई स्टार्टेड रीडिंग. उस टाइम पे तो न्यूज़पेपर, इतना ज्यादा गूगल और ये सारी चीजें इतनी नहीं थी. तो आई स्टार्टेड न्यूज़पेपर, गेटिंग टू नो कि भाई क्या होता है, कैसे होता है. Then I came to know कि आपको for girls, especially for women's, you have to be graduate. So फिर मैंने साइंस लिया, साइंस कंप्लीट किया. Then I have done B.Tech in mechanical, तो मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया. And after my last year मैंने फिर तो पढ़ना स्टार्ट किया फॉर एफकैट एग्जाम. एंड एफकैट एग्जाम दिया, एफकैट का एग्जाम क्लियर किया. देन फॉलोड बाय SSB, 5 days of SSB, and I was selected, then merit, and I was commissioned in 2015 as a flying officer. So this was my journey, and obviously, mere aas pados friends, they were like, my this mission you can say was very secret. मैंने शायद अपने पेरेंट्स के अलावा और किसी के साथ शेयर नहीं किया. एंड व्हेन आई जॉइंड एयरफोर्स, मे बी इट वाज अ शॉकिंग फॉर एवरीबडी कि हाउ कम मतलब यू आर गोइंग टू फोर्सेस. बट आई थिंक वो बचपन से मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ था कि मेरे को एयरफोर्स में जाना है और मुझे वो यूनिफॉर्म पहननी है. सो एंड अल्टीमेटली इन 2015 आई वाज कमीशन्ड एज अ फ्लाइंग ऑफिसर. दैट्स इट. मैम जैसे आपने बताया कि आपने साइंस स्ट्रीम लिया, तो क्या आप बचपन से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, क्योंकि आपने फिर एफकेट भी निकाला। नो नो नो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इंटेलिजेंट किड हो. इट इज इम्पॉर्टेंट यू शुड बी ओवरऑल. आप पढ़ाई करते हो, आप खेलते हो, आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तभी आप जाओगे. बिकॉज इन एयरफोर्स, इन डिफेंस, इट इज नॉट कि आप इंटेलिजेंट या फिर 80 या 90%, एवरेज जो 60-70% भी है, बट वो ओवरऑल राउंडर पर्सन है. देर आर फ्यू पर्सनैलिटीज, देर आर फ्यू क्यूआर्स जो कि आपको मीट करने पड़ते हैं. उसमें अडेप्टेबिलिटी है, योर कॉन्फिडेंस, योर करेज, एनी टास्क यू वांट टू टेक ऑन. तो सारी चीजें देखी जाती है. ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है. इट्स नॉट कि आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हो, सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दिया जाता है या फिर एग्जाम. हाँ, पढ़ाई जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा. बट इतना जरूरी नहीं. आई वॉज नेवर अ 90 या फिर फर्स्ट मैं हमेशा क्लास में थी, नेवर. आई वॉज ऑलवेज एवरेज किड जिसके 70s में नंबर्स आते थे, 70 to 80s आते थे. एंड माई बोर्ड एग्जाम वॉज ऑल्सो अमेजिंग, 80-90 आई हैव स्कोर्ड. बट आई वॉज ऑलवेज एवरेज स्टूडेंट. ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट आती थी क्लास में या फिर हमेशा से ही बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में. नो, आई वॉज ऑलवेज एवरेज स्टूडेंट. मैं खेलती थी, पढ़ाई करती थी, मस्ती करती थी, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी. सो आई हैव डन एवरीथिंग. मैम यू जैसे कैन नॉट आप रिलाई ऑन बुक्स कि सिर्फ नहीं, सिर्फ मैं बुक्स ही पढ़ूंगा और बुक्स से ही नॉलेज आएगी. नहीं, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे नहीं आ सकती वो चीज. बहुत चीजें घर से बाहर निकलने के बाद पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल.
मैम जैसे आपने बताया कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सिविल या फिर डिफेंस फोर्सेस में नहीं थी, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे एयरफोर्स में जाना चाहिए? एज कि जो आजकल देखा जाता है, जो एस्पिरेंट्स डिफेंस में जाना चाहते हैं वो स्पेशली आपकी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं एज कम्पेयर टू आर्मी नेवी, जो उनका फर्स्ट एम रहता है वो एयरफोर्स में होता है। आपने कब डेवलप किया और क्या आपका स्टार्टिंग का एम एयरफोर्स ही था या फिर आर्मी Yes. नेवी? नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि आई हैव सीन दैट अग्निपंख मूवी, या उसमें देयर वाज जिमी शेलगिल एंड द यूनिफॉर्म दे वर वेयरिंग, दैट मूवी वाज ऑन एयरफोर्स। तो मेनली माय इंटरेस्ट वाज ओनली एयरफोर्स, सो देयर वाज नो नेवी, नो आर्मी, इट वाज ऑलवेज एयरफोर्स। सो आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने एग्जाम एफ कैट इज ओनली फॉर एयरफोर्स, तो मैंने वही एग्जाम दिया है। तो मैम जैसे आप क्लास 10 to 11 मूव कर रहे थे, तो उस समय जब आपको पता था कि एनडीए भी गर्ल्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है, उस समय आप भी 2020 थर्ड की सेकंड अटेम्प्ट से एनडीए में गर्ल्स का आना, गर्ल्स अपीयर हो सकती है, यह नियम आए हैं, तो उस समय तो ये भी नहीं थे, तो क्या आपने जेई नीट की प्रिपरेशन किया उस समय? साइड बाय साइड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, बट मेरा शुरू से ही गोल या फिर मोटिवेशन आप बोलोगे लाइफ का, इट वाज जस्ट एयरफोर्स। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स। माय फर्स्ट एंड लास्ट, यू कैन से, माय प्रायोरिटी वाज एयरफोर्स। आईआईटी वाज जस्ट कि ठीक है, सोसाइटी है, यू हैव टू गो, आपको इंजीनियरिंग की है तो आपको जाना है, करना है, एग्जामिनेशन देने हैं। सो इट वाज जस्ट अ साइड लाइन जो कि मैं दे रही थी, बट एयरफोर्स वाज ऑलवेज माय प्रायोरिटी। बिकॉज आप जो भी गोल अपनी लाइफ में चाहते हो, अगर आपने डेडिकेशन के साथ उस चीज के लिए काम नहीं किया, या फिर आपने सोचा कि चल ठीक है कर लेंगे, अगर हो गया तो कर लेंगे, आप वो जो दिल से मेहनत होती है ना, या फिर कोई बोलेगा तब आप करोगे, वो कभी नहीं होगा। जब तक वो आप दिल से नहीं आएगा कि नहीं ये चीज मुझे करनी है, बननी है, और आप उस चीज के लिए दिन रात मेहनत करोगे, कोई आपको उठाएगा नहीं। आप सुबह 4 बजे उठोगे बिकॉज आपको पता है कि मुझे ये चीज पढ़नी है, मुझे करनी है, मुझे अचीव करना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है। ना आपके पेरेंट्स, ना आपके दोस्त, या ना आपके रिलेटिव्स आपको बताएंगे कि आपको क्या बनना है। इट इज यू, बिकॉज आपको फाइनली मेहनत करनी है, और अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं। आप किसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, ना अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, ना अपने रिलेटिव्स के लिए, ना दोस्तों के लिए। इट इज ओनली फॉर। सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है बिल्कुल। अपने गोल्स के लिए। तो मैम जब क्लास 10 to 11 मूव किया तो उस समय फेस में बच्चों के अंदर ये भी आता है कि 10th हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, साथ में 11th का सिलेबस एज कम्पेयर टू 10th बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सिलेबस, तो उस समय आपने उस समय कैसे मैनेज किया? मैं कहूंगी इट्स अ कंसिस्टेंसी। आप एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाएगा आपको। बट हाँ, अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्जाम के 1 महीने पहले या 2 महीने पढ़ लूँ, पहले पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और मैं ये भी कहूंगी कि मोटिवेशन एक दिन आएगी, दूसरे दिन शायद नहीं भी आएगी। इट इज कंसिस्टेंसी, जो कि आप डेली करोगे, थोड़ा 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 थोड़ा। किसी दिन ज्यादा हो सकता है कि किसी दिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं करे, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं करोगे, बट अगले दिन दोबारा उठो और दोबारा करो उस चीज को। जब तक वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी लाइफ में, आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड मेरा शायद यही मूल मंत्र है जो कि मुझे मेरे फादर ने सिखाया है, कि चाहे कितना भी हार जाओ, या कितना भी आप पीछे हट जाओ, या फिर कितनी भी मुश्किलें आ जाए लाइफ में, बस करते रहना, करते रहना, करते रहना, और एक दिन आप जरूर जीत जाओगे। तो शायद वही मोटिवेशन या फिर वही आप कंसिस्टेंसी मेरे अंदर है। मैं चाहे किसी दिन हो सकता है करूं, नहीं करूं, अगले दिन अगेन आई विल स्टार्ट। बट ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे रेजोल्यूशन लेते हैं 1 Jan को, 10 दिन करते हैं, अगेन हम भूल जाते हैं। नहीं होगा, फिर नहीं होंगी वैसे चीजें। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको चीजें होंगी, सिलेबस बड़ा होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, देर इज नो ऑल्टरनेटिव। आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, हो सकता है कि आप एक साथ नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा 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 करते रहोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी हैबिट हो जाएगी। आपको पता है कि आपको 1 घंटा या 2 घंटा बैठ के पढ़ना ही है, देर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो आप वो पढ़ोगे, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी नॉलेज ऑलरेडी इंक्रीज होती चली जाएगी, और आपको किसी और प्रेशर की, किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट।
more important. I think consistency is more important than motivation also, self motivation also. अगर आप कोई चीज डेली करते रहोगे आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यू विल फील हैप्पी कि ओ आज मैंने ये चीज अचीव कर ली, आज मैंने ये जो 2 घंटे मुझे पढ़ने थे मैंने कर लिए. वो खुशी एक अलग होती है. मैम आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और फिर आप कॉलेज में कहाँ मूव किए? मैंने नोएडा से की है फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल. एंड कॉलेज मैंने आईपी से किया है विच इज इन गाजियाबाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से. तो आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल एंड स्कूलिंग टीएबी से की है. मैम जब आप 12 टू कॉलेज मूव कर रही थी तो आपको पहले से उस समय डिसाइड था कि एज अ मुझे एफकेट एग्जाम देना है, क्योंकि उस समय और क्या एग्जाम्स हो सकते थे जो आप देख रहे थे कि एफकेट नहीं तो दूसरे एग्जाम्स, क्या आपका क्लियर था कि एफकेट ही देना है? मैंने कहा ना एफ कैट वॉज ऑलवेज माई प्रायोरिटी, तो वो तो मैं भर ही रही थी. बट माई फादर इज काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि कभी खाली बैठने नहीं देते. ही इज लाइक कि तुम्हें हर चीज हर हफ्ते यू हैव टू गिव सम एग्जाम फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर टेस्टिंग कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है. फॉर ऑलमोस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई कॉलेज एफ कैट का एग्जाम आई थिंक 2 महीने बाद था. बट फॉर एवरी वीक आई वॉज गिविंग सम एग्जाम. कभी आईआईटी का है, कभी आई ट्रिपल ई का है, कभी नॉर्मल सिविल वाले जो एग्जाम्स है वो दे रही हूँ मैं, कभी किसी कंपनी का एग्जाम दे रही हूँ. एंड एफ कार्ट वॉज माई प्रायोरिटी कि अगर चाहे कहीं भी हो जाए. और अल्टीमेटली मुझे एफ कैट में देर वॉज वन कंपनी इन बैंगलोर, तो उसमें मेरा रिक्रूटमेंट हो गया था एंड आई वॉज सपोज टू ज्वाइन. बट द थिंग इज कि दे वर आस्किंग फॉर माई सर्टिफिकेट्स and the bond was for 5 years. And I was sure that I cannot sign any bond because my priority was FCAT Air Force. So I left that job. मतलब मैंने join ही नहीं की वो job. Then उसके बाद I came back Delhi and I started again preparing. And उसी time पे I gave my FCAT exam and that process went through for almost 8-9 months लगता है पूरे process में. आप FCAT exam देते हो, फिर result आता है, फिर SSB की dates आती है. You go through that SSB, फिर उसके बाद merit list आती है. And by that time, college छोड़ने के बाद भी I joined one office. I was doing job. I was doing sales and marketing with one US based company in Delhi. And simultaneously, I was preparing for FCAT. तो मेरा ये process चलता जा रहा था and साथ के साथ I was doing job also. And the day my merit was out, my name was out, I gave my resignation and within a week I had to join at Air Force Station Dundigal. So मैंने उसके बाद join कर लिया. मैम इस जर्नी में आपने कौन कौन से और एग्जाम्स दिए जिसमें आपको सक्सेस मिली हो, किसी में फेलियर्स मिले हो? Yes, like IIT was one of them. IIT एग्जाम मतलब मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था. बट या आई थॉट कि चलो देते हैं. तो आई डोंट रिमेम्बर द रैंक बट या इट वाज नॉट अ सक्सेस फॉर मी. AI ट्रिपल ई आई स्कोर्ड वेल बट मुझे जाना ही नहीं था मतलब उस चीज में. देन देर वर फ्यू मोर एग्जाम्स जो कि दिए थे मैंने, कंपनीज के दिए थे. सो अल्टीमेटली मतलब एफ कैट आई थिंक you can say it was a मेहनत also and destiny also. तो वो फटाफट से होती चली गई and I just went through. मैम कॉलेज में आपका मैकेनिकल लेने से पीछे कोई, क्या आपका एफकेट से मैकेनिकल लेने के पीछे कोई राज था कि हाँ मुझे कोई मैकेनिकल? राज नहीं था. इट वाज जस्ट कि कॉलेज वाज नियर माय होम and I got this only seat which was left was only for mechanical branch, so I just go ahead. So it was like कि ठीक है मैकेनिकल ही कर लेते हैं. एंड आई लव मतलब फर्स्ट ईयर के बाद देयर वाज ऑप्शन यू कैन चेंज योर ब्रांच बट आई लव्ड इट सो आई कंटिन्यूड विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग. जैसे मैम आपने बताया कि मैकेनिकल के इंजीनियरिंग के साथ आपने जॉब की, आपने एफकेट की प्रिपरेशन किया, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन किया, तो क्या ये मैनेजेबल हो जाता है कि जब हम यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या इतनी हार्ड होती है या नहीं होती है? हार्ड होती है बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स. या एंड हमें पता है इंजीनियरिंग हम कितना ही पढ़ते हैं बट स्टिल आई थिंक यू कैन मैनेज प्रिटी वेल. मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आप 7-7 8-8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग के बारे में. नो, जनरली बच्चे वही 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने पहले पढ़ते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट एफ कैट इट इज मोर अबाउट जीके,
जनरल नॉलेज, तो वो आपको न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया आपको धीरे-धीरे गेन करनी है। आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें जो हम आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एमबीए और इन सब में प्रिपेयर करते हैं, द सेम एग्ज़ाम इज़ फॉर एफकैट आल्सो। But now I think if you want to go for the technical, they will ask technical knowledge also, technical questions also. तो वो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, अदरवाइज़ हमारे टाइम पे टेक्निकल वाला एग्ज़ाम नहीं होता था, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। सो हाँ, टेक्निकल के लिए यू हैव टू स्टडी। आप किस ब्रांच से आ रहे हो और किस ब्रांच में आपको जाना है, उसके लिए यू हैव टू क्वेश्चंस, तो उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर। आपने बताया था कि 2015 में आपका सिलेक्शन हुआ इन एफकेट एग्जाम। उस समय ऑनलाइन का भी चलन उतना नहीं था, ना ही ऑनलाइन एजुकेशन थी, बिल्कुल ऑनलाइन यस, एजुकेशन भी नहीं थी उस समय। तो यस। आपको कैसे पता चला एफकेट के बारे में, और साथ में डिफरेंट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर? टू एडवर्टाइजमेंट, यस। इफ यू सी न्यूज़पेपर में उस टाइम पे बहुत आते थे। तो उसमें जनरली एफकैट का निकलता था कि कब सबमिशन की डेट है, कब नहीं है। तो सारी चीज़ें मतलब इट वाज़ टोटली ऑफलाइन। तो इट वाज़ थ्रू न्यूज़पेपर ओनली। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल जाता, लेकिन स्ट्रेटजी कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या मेरे रिसोर्सेज सही है या नहीं, ये कैसे जाना आपने? थ्रू न्यूज़पेपर ऑल्सो एंड आई थिंक उस टाइम पे गूगल था। क्या है? मतलब उस टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ, थोड़ा बहुत मतलब आई रिसर्च्ड कि क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स मैंने डाउनलोड किए थे, उसके थ्रू प्रिपेयर किया था कि क्या-क्या पूछे जाते हैं। देन मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स में बात किया था, जो कि डिफेंस की ट्रेनिंग कराते थे। तो मैंने मेरे एक सर थे, मैंने उनसे बात किया, उनसे पूछा कि क्या-क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है आपको चीज़ें। देन ही गाइडेड मी कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, इस तरीके के से क्वेश्चन करना चाहिए। आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स आती हैं, आप उनको लाओ, उनको प्रिपेयर करो, मैथ्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करो, वो सारी इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। तो थ्रू बुक्स आई परचेज़ फ्यू बुक्स जो कि एनडीए या फिर एफकैट के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए बुक्स आती हैं। तो आई परचेज़ दोज़ बुक्स, वो बुक्स प्रिपेयर की मैंने, वो उनको वो किया। जैसे एमबीए के लिए जो हम खरीदते हैं बुक्स, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने से आई थिंक इट्स गुड टू गो। एयरफोर्स की आपने एफकेट के लिए प्रिपरेशन किया कि मुझे एफकेट क्रैक करना है, तो इस समय आपको ये नहीं लगा कि सेल्फ डाउट से नहीं आए? क्योंकि जब हम किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उससे पहले हमें डाउट रहता है कि क्या मैंने लाइफ में इतना अच्छा, तो मेरे परसेंटेज नहीं थे, जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो क्या ये सेल्फ डाउट नहीं है? क्योंकि बहुत लोग किसी बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले ही हार मान जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट आई वुड से आई थिंक इस चीज़ में मैं थोड़ा-सा लकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कोई भी चीज़ अचीव कर सकती हूँ, और मुझे इफ आई एम देयर, मुझे ये पता है कि आई कैन शो माय सेल्फ वेरी वेल। तो मैं अपने आप को कभी वो डिमीन करना या फिर वो पेसिमिस्ट होना, वो कभी भी नहीं था। मतलब माय मदर इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि हमेशा मोटिवेट करती हैं, और वो ये बोलती है कि बेटा अगर तुम किसी कमरे में हो, तो कभी अपने आप को नीचे नहीं देखना या दूसरे लोगों से कभी कंपेयर नहीं करना। हमेशा ये सोचना कि तुम जो कर सकते हो शायद वो कोई नहीं कर सकता। तो वही वो ज़ील, वो आप बोलोगे, वो हमेशा से मेरे अंदर रही है। तो मुझे ऐसा पता था कि मैं क्रैक करूँगी। हो सकता है 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, बेशक 10 बार में, बट मुझे यही करना है। तो इट वाज़ ऑलवेज़ आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि मैं अपना 100% दूँगी। आगे जो होगा देखा जाएगा, बट मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो खुद से ही आता है, और वो शायद कॉन्फिडेंस हमेशा से मेरे अंदर है। बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स, बिकॉज़ ऑफ माय ग्रूमिंग, दे हैव ग्रूम्ड मी कि हमेशा खुद को इतना इम्पोर्टेंस देना कि आपको लगे कि आप कभी किसी से कम नहीं हो, और वो हमेशा से ही मेरे अंदर रहा है। और आई थिंक दिस मैसेज इज फॉर एवरीबॉडी। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपकी कैसी भी नॉलेज हो, आप किसी भी कॉलेज से आ रहे हो, इट हार्डली मैटर्स। आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप जिन लोगों के बीच में हो, कभी अपने को कम मत समझना। वो अगर कॉन्फिडेंस अपने अंदर है ना, आपको कोई डिमीन नहीं कर सकता, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, या फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। यू कैन डू इट, और कोई नहीं आने वाला आपकी हेल्प करने के लिए। आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है।
मैम एफकेट के लिए आपने सीरियस प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? और उस समय तो ऑनलाइन भी नहीं था, तो एज अ गर्ल हो के क्या उस समय चैलेंजेस थे प्रिपरेशन के टाइम पे, और कहाँ से प्रिपरेशन किया, क्या रिसोर्सेज यूज किए? जैसे मैंने बोला कि आई हैव यूज्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द जीके, आई हैव परचेज फ्यू बुक्स जो कि एनडीए के लिए आती है, एफकैट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बुक्स आती हैं। तो उसमें आप मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मैथ का आता है, इंग्लिश का आता है, जीके आता है, मेनली ये 3 आते हैं, बट नाउ टेक्निकल भी आता है। तो मोस्टली आपको जो आप 12th के बाद प्रिपेयर करते हो वही सारी चीजें आती हैं। तो इट इज नॉट कि ऐसे हाई फाई या साइंस वाले बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं, नो। वेरी बेसिक इंग्लिश, मैथ्स, जीके के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, थोड़ा करंट नॉलेज, हाउ फास्ट यू आर टू सॉल्व क्वेश्चंस, वो सारी चीजें आती हैं। देन आपका नजरिया, बिकॉज वहां पे एग्जाम होता है एसएसबी में, विच इज पिक्चर टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपको पीपीटीएस। इलेबोरेट करना होता है उसको। तो उसमें जो असेसर है वो एनालाइज करेगा कि आप किसी भी एक पिक्चर को, एक सिचुएशन को कैसे देखते हो। आप पॉजिटिव वे में देखते हो या नेगेटिव वे में देखते हो। उसी जो आप इलेबोरेट करोगे उसी से उसका दिमाग पता चल जाएगा कि वो बंदा कैसे देखता है लाइफ को, एक पिक्चर को कैसे वो एनालाइज करता है। तो उसमें भी आपकी ग्रूमिंग, आप कैसे इंसान हो, वो पूरा एनालाइज हो जाता है। So just one picture can give the analysis of your whole grooming, your whole life. कि आप क्या सोचते हो, कैसे करते हो। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे अगर ऐसी पिक्चर आएगी तो मैं ऐसे इलेबोरेट करूंगा, मुझे नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, मुझे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं। हमेशा कोई चीज मोटिवेटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है। उसके लिए यस, यू नीड सम प्रिपरेशन, थोड़ा सा आपको। जैसे मैंने बोला कि मैंने कोचिंग भी की थी इसकी। तो उसमें मेरे सर ने मेरे को थोड़ा-सा हेल्प किया था। दे गाइडेड मी कि कैसे आपको अगर एक पिक्चर दिखाई जाती है तो आपको कैसे एनालाइज़ करना होता है। आपको किन-किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें की, प्रिपरेशन की। विद जॉब आई वाज़ डूइंग सैटरडे संडे कोचिंग फॉर एफकैट। तो एंड आई थिंक 4-5 मंथ्स, एंड उसके बाद मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दिया मैंने, एंड उसके बाद आई क्रैक्ड द एफकैट। रिटन एग्जाम में क्या चैलेंजेस होते हैं एज कंपेयर टू एसएसबी इंटरव्यूज? टाइम, इट्स वेरी टाइम क्रिटिकल, एंड उतने लिमिटेड टाइम में आपको एनालाइज करके आपको करना है, बिकॉज वो प्रेशर रहता है। आपको पता है कि आई हैव दिस 1 आवर ओनली। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस होंगे, बट बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको अपनी स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी होगी। आपको सोचने या समझने का आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पे आप 4 से 5 मिनट दे सको। यू हैव हार्डली 1 to 1.5 और मैक्सिमम 2 मिनट। सो आपको फटाफट से चीजें करनी है। आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीजें, बिकॉज दीज आर थिंग्स आपको शुरू से ही टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएसबी हो। तो आप कितने टाइम में कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, ये एनालाइज कर रहे हैं। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, आपको स्पीड अप करना होगा, तो ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। आप जितने क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितनी जल्दी जल्दी आप सॉल्व करोगे, आप उतने ही प्रो होते जाओगे। व्हेन यू नो कि ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, फटाफट से करोगे। अगर आपने प्रिपेयर ही नहीं किया है, आपको एक क्वेश्चन में जहां 2 मिनट लगने थे, आप 5 मिनट लगाओगे, और फिर वैसे ही आपका टाइम कम होता चला जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। So I think it is time critical because number of question are very much. Otherwise, if you see, बहुत ज्यादा difficult नहीं होता है. Everybody can do. It's just about the strategy. You have to prepare well. ऐसा नहीं होगा कि मैं 10 दिन पहले मैंने ऐसे ही कर लिया, पढ़ लिया और चले गए। नहीं, आपको सीरियसली मेहनत करनी पड़ेगी। कट एग्जाम पहले जो टॉप कैंडिडेट्स देते हैं, जिनको एयरफोर्स में जाना रहता है, उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, और रिटन एग्जाम क्लियर करके एक मेजर चैलेंज उनके सामने होता है एसएसबी इंटरव्यू। और वो सेम अभी जैसे अब बात करें तो एनडीए का रिजल्ट आया, सीडीएस का रिजल्ट आया, अभी फाइनल मेरिट आई, और अभी बच्चों ने एनडीए सीडीएस का एग्जाम्स भी दिया है, कुछ दिनों में उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो एसएसबी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि 5 दिन की एसएसबी एक आपकी फिजिकल, मेंटल
चेकअप भी होता है, साथ में इंटरव्यू राउंड भी, आपके जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट भी होती है, तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? आई थिंक वो जो 5 days होते हैं बहुत ही इंटेंसिव होते हैं। आपकी होल पर्सनालिटी इज जज्ड। हर एग्जाम के लिए अलग अलग असेसर होता है, वो अपने अपने पॉइंट्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक असेसर होगा और वो पॉइंट्स देगा। वो जो 4 से 5 असेसर होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सब अपना कोलैबोरेट करके मार्क्स देते हैं और फाइनली लास्ट डे एनालाइज होता है कि कौन बच्चा आगे जाएगा या नहीं जाएगा। लाइक फर्स्ट डे जो होता है स्क्रीनिंग, उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। नाउ दे विल सी कि आप एज अ लीडर अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, कैसे पुट करते हो एक ग्रुप में। चिल्लाना या फिर अपने आप को असर्टिव दिखाना या फिर दूसरे लोगों को मौका ही नहीं देना बोलने का। द पर्सन हु इज सिटिंग वो आपको एनालाइज कर रहा है कि आप अडेप्टेबल हो कि नहीं, आप टीम वर्क में बिलीव करते हो कि नहीं, आप लोगों की बात सुनते हो या सिर्फ अपनी बोलते हो। ये सारी क्वालिटीज है जो कि चेक हो रही है। तो लोगों को लगता है अरे मैंने तो बोला था जीडी में फिर भी मेरा नहीं हुआ, उस बंदे ने तो बोला भी नहीं। बट उस बंदे ने शायद एक पॉइंट बोला होगा, बट वैलिड पॉइंट और सही समय पे बोला होगा। तो वो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस करने से ही आएगी। या वीडियोस, अब तो इतनी सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है, यू कैन सी, यू कैन प्रैक्टिस वेरी वेल। अदरवाइज फर्स्ट डे सिर्फ यही देखा जा रहा है कि आप कितना टीम वर्क में बिलीव करते हो, आप कितने असर्टिव हो, आप अपनी बात रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन से डर जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि 4-5 बच्चे होते हैं, वो इतना चिल्ला रहे होते हैं या फिर इतना चीख रहे होते हैं अपना पॉइंट प्रोजेक्ट करने में कि नहीं मैं बोलूंगा तो ही मैं सेलेक्ट होऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप एक बार बोलो बट वैलिड पॉइंट बोलो और सबकी सुनो और सही टाइम पे बोलो। अगर आप ये करते हो तो आप फर्स्ट डे स्क्रीनिंग आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, आपका एग्जाम होता है, आपका पिक्चर टेस्ट होता है, उसमें एनालाइज होगा कि आप कैसे एनालाइज करते हो एक पिक्चर को, आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, आपका क्या परसेप्शन है किसी को लेके, वो सारी चीजें जज होती हैं। देन फिजिकल होता है कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं, आप चीजें कर पाओगे कि नहीं। टीम वर्क आपका चेक किया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज होती है कि आप ग्रुप में काम कर सकते हो कि नहीं। चैलेंजेस, प्रेशर देंगे, आपको डराएंगे, ऐसे आपको डांटेंगे इतनी तेज कि आपको लगेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, बट हाउ यू रिएक्ट, वो चीजें देख रहे हैं। कि अगर आप गिर गए, आपको लग भी गई, बट आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं या फिर वहीं पे ही रुक गए। वो सारी चीजें, वो सारी आपकी क्वालिटीज चेक हो रही है उन 5 दिन में। एक एक स्टेप जो आप वहां पे ले रहे हो, एक एक इंटरव्यू में आप कैसे वॉक करके जा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, डाइनिंग टेबल पे आप कैसे कर रहे हो, एवरी सेकेंड यू आर वॉच्ड। और उन 5 दिन में आप पूरा एनालाइज करते हैं एक इंसान को, एंड देन फाइनली 5th डे द रिजल्ट इज अनाउंस्ड। और आई थिंक वो सारी क्वालिटीज जो टिक करता है, जो सिलेक्ट होता है, वही बंदा आगे जाता है। एंड उसके बाद फिर मेडिकल राउंड होता है, दैट इज अनदर चैलेंज। उसमें मेडिकल्स में देयर आर फ्यू किड्स जिनको पता भी नहीं होता है, मेडिकली बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आ जाती है जो हमें आज तक पता नहीं होती है। एंड इफ यू आर लकी देन यू गो हेड, अगर नहीं कोई इश्यू आ जाता है देन यू कैन आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। और नहीं तो फिर आई थिंक बहुत सारे बच्चों का वहीं पे ही ड्रीम स्टॉप हो जाता है। जो बच्चे एसएसबी देते हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स स्क्रीन आउट हो जाते हैं, फर्स्ट डे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो यस। स्क्रीनिंग होने वाले कैंडिडेट और स्क्रीन आउट कैंडिडेट में क्या डिफरेंस आपको लगता है? और आप अपने टाइम से भी एनालाइज करके या फिर किसी और को भी देख के क्या एक्सपीरियंस रहा है कि स्क्रीनिंग और स्क्रीन आउट में क्या डिफरेंस था बच्चे के अंदर? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। क्योंकि हमें अंदर से होता है कि नहीं मुझे स्क्रीन इन होना है, स्क्रीन इन होना है। वो जो जल्दबाजी होती है ना, वो जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठ रहे हो, एक टॉपिक दिया जाएगा, तो कुछ बच्चे होंगे जिनको उन टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होगा। या आप उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे बोलना क्या है, मुझे तो पता ही नहीं इस टॉपिक के बारे में। तो उनको थोड़ी देर सुनना चाहिए। हो सकता है कि उसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को देखो, मेरे को तो बहुत सारा आता है। तो वो क्या करेंगे, वो इनिशियल स्टार्ट कर देंगे, वो इतना बोलेंगे कि वो दूसरों को चांस नहीं देंगे। अब जिन बच्चों को नहीं आता कोई किसी टॉपिक पे, उनको सुनना चाहिए कि अच्छा ठीक है इस टॉपिक के बारे में ये बात हो रही है। तब थोड़ा एनालाइज करो अपने दिमाग में, एंड जब भी मौका मिले या गैप मिले उस ग्रुप डिस्कशन में, उस टाइम पे एक पॉइंट जो आपको लगता है वैलिड पॉइंट है, अपना पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो आप बता दो। बस इतना ही काफी है। उसमें से कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि कुछ भी नहीं बोले, बट वो क्या करेंगे,
दो लोग लड़ना शुरू कर देंगे ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि वो एक दूसरे के पॉइंट से सहमत नहीं होंगे। अब जो तीसरा बंदा है वो क्या बोलेगा, ओके लेट्स डिस्कस इट आउट, लेट्स गिव चांस टू दिस पर्सन ऑल्सो। तो वो क्या कर रहा है, वो मीडिएटर बन गया कि दोनों को चुप करा के किसी और को भी चांस दे रहा है। तो जो असेसर है, इंस्ट्रक्टर है, वो ये भी चेक कर रहा है कि तुम उस ग्रुप को मैनेज कर पा रही हो कि नहीं। तो वो जो बंदा जिसने कोई पॉइंट नहीं बोला होगा, सिर्फ इतना बोला होगा, दोनों को सेटल करके किसी और को चांस दिया होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। बट जो बंदा बोले जा रहा होगा, दूसरे लोगों को चांस नहीं दे रहा होगा, वो कभी सेलेक्ट नहीं होगा। तो हैव पेशेंस, सही टाइम का वेट करो और वैलिड पॉइंट बोलो, ये मूल मंत्र है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं मैं जब तक बोलूंगा नहीं मैं सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वो जो बंदा बैठा हुआ है वो एक एक की बॉडी लैंग्वेज बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या बोलोगे, आप कैसे बोल रहे हो, आप जब दूसरे लोग बोल रहे हैं आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, या फिर आप बस इधर उधर देख रहे हो, या फिर आप बाल खुजला रहे हो, या फिर आप नेल्स वो कर रहे हो, नथिंग। यू हैव टू बी वेरी सीरियसली लिसनिंग। आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, जब आपको मौका मिले आप अपना पॉइंट, वैलिड पॉइंट रख दो। सिर्फ ये दो चीजें करनी है एंड यू विल बी सिलेक्टेड। इसके अलावा आप कुछ भी करते रहो, मुझे कितना आता है, मुझे इस टॉपिक पे बहुत आता है, मैं तो पूरी कहानी सुना दूंगा, वो बंदा कभी सेलेक्ट नहीं होगा। हैव पेशेंस, हैव योर नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है वेरी वेल, अगर आपको आता भी है और अगर आपको प्रोजेक्ट भी करना है, आप वेट करो। कई बच्चे होंगे जो कि स्टार्ट, या हो सकता है कि किसी ने स्टार्ट नहीं किया, तो यू टेक अ लीड, आप अपना पॉइंट दो। तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि एज लीडरशिप यू हैव टेकन अ लीड एंड आपने अपना पॉइंट दिया है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, अगर आप उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, वेट, दूसरों को बात करने दो, जब भी आपको मौका मिले आप अपना वैलिड पॉइंट रख दो और स्टे साइलेंट एंड जस्ट लिसन। दैट्स इट, इतना ही है, जो कि बच्चे आई थिंक नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम बोलेंगे तो ही सेलेक्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड इसी वजह से मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट आर स्क्रीन्ड आउट। हम फिर पीपीटीएस की बात करते हैं। पीपीटीएस से बहुत माइंडसेट को जज किया जाता है कि आपका माइंडसेट कैसे है। हाउ एक आपका एक पिक्चर और आपका उसके बारे में लिखा हुआ बातें कैसे जज किए जाते हैं और कैसे पीपीटीएस को क्रैक करना चाहिए, पीपीटीएस में बेटर करना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ग्रूमिंग है, आपका जो प्रोस्पेक्टिव है या फिर परसेप्शन है किसी भी चीज को लेकर, आप कितना लाइफ में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उस पूरी स्टोरी में निकल के आ जाता है। तो जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर कोई एक इमेज है जिसमें एक लड़की है जो कि खिड़की पे खड़ी हुई है, बस इतनी सी पिक्चर। अब इसमें दो वर्जन है। कोई एक बच्चा लिखेगा कि शी इज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, वो वेट कर रही है, उसका हस्बैंड पोस्टिंग पे गया हुआ है, वो ऐसे ही मतलब आर्मी या फिर डिफेंस से रिलेटेड स्टोरी बना रही है कि शी इज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू कम। वो अपना ध्यान से घर देख रही है, अपने बच्चों को देख रही है, शी इज वेटिंग एट हर विंडो। तो इसमें क्वालिटी क्या चल रही है, शी इज केयरिंग, शी इज अ फैमिली पर्सन जो कि वेट कर रही है अपने हस्बैंड का, अपने घर का देख रेख कर रही है और वो कर रही है। वहीं पे कुछ बच्चे होंगे जो कि लिखेंगे कि देर इज वन लेडी हु इज स्टैंडिंग इन द बालकनी हु इज प्लानिंग टू सुसाइड। सो दिस इज अ नेगेटिव थिंग, इट इज जस्ट अ पिक्चर। एक लड़की है जो कि विंडो के पास या फिर बालकनी में खड़ी हुई है, कौन कैसा परसीव कर रहा है वो है। कि एक कोई एक बंदा ऐसा भी लिखेगा कि वो सामने खड़ी है एंड उसकी एक फ्रेंड है वो उससे बात कर रही है एंड शी इज जस्ट वेस्टिंग हर टाइम। तो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज आप उस बंदे के बारे में बोल रहे हो कि शी इज वेस्टिंग हर टाइम एंड शी इज चिट चैटिंग विद हर फ्रेंड। तो आप कैसा बता रहे हो, आप कैसा परसीव कर रहे हो उस फोटो को, और जो आप लिख रहे हो उससे बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। और जस्ट एक स्टोरी से पता चल जाएगा कि आप कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव हो लाइफ को लेके। मैम पीपीटीएस में टाइम लिमिट भी रहता है, तो यस, टाइम लिमिट रहता है। उस टाइम तो लिमिट में कैसे सोचे। आपको जैसे पहले से प्लान करना होगा कि भाई अगर मैंने कोई फोटो देखी, आपको पहले इमेजिन करना है स्टोरी कि अच्छा ठीक है अगर ऐसा ऐसा है तो मैं ऐसा ऐसा लिखूंगी। अब आपको बहुत ज्यादा लेंदी स्टोरी नहीं बनानी है, यू हैव टू वेरी कट शॉर्ट। आपको स्टोरी मतलब इतना ही रखना है कि आपको 7 से 8 लाइन में आपको फिनिश कर देनी है फुल स्टोरी। आपको
बहुत ज्यादा कहानी नहीं बनानी है उसमें, आपको फटाफट से 7 to 8 लाइंस में यू हैव टू जस्ट राइट द स्टोरी, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, कि भाई उसमें मेरा जो मोटिव है, जो मेरा मिशन है, वो चीज क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, बस। और अगर आप उसमें कहानी बनाते रहोगे, सोच-सोच के लिखते रहोगे, तो आपका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा और आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसके लिए भी आपको राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यू हैव टू राइट स्टोरीज़ ऑन अ वेरी फास्टर नोट। आपको टाइम लगाना है, टाइमर सेट करना है और आपको डेली लिखना है, क्योंकि हमारी धीरे-धीरे ना लिखने की आदत चली जा रही है। हम लैपटॉप पे, मोबाइल पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर टाइप कर रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग। तो वो जो राइटिंग, क्योंकि एग्जाम जितने भी होते हैं वो सारे राइटिंग वाले होते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उस 4 डेज में, जो कि आपको स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ के आप आंसर्स देते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो उसको, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी कर पाओगे, वरना डिफरेंस वही आ जाता है मार्क्स में। आपके 50 रहेंगे और किसी के 65 रहेंगे, क्योंकि उस बंदे ने ज्यादा तेज, ज्यादा प्रैक्टिस के साथ किया होगा अटेम्प्ट, और आपने को आता होगा बट स्टिल आपने प्रैक्टिस नहीं की है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है, टाइम के साथ प्रैक्टिस नहीं किया है, तो मे बी शायद आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे सारे क्वेश्चन। सो इट्स वेरी टाइम क्रिटिकल। जैसे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं पीपीटी इसको लेके, कि जो उनके मेंटोर होते हैं वो गाइड करते हैं कि हमें पॉजिटिव ही लिखना है, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो। और जैसे रियल पीपीटी में या फिर मॉक पीपीटीज में ऐसा होता है कि किसी का मर्डर हो चुका है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, और वो साफ साफ दिख रहा है, जो ब्लर इमेज है आपको उसमें साफ दिख रहा है, तो उसको कैसे पॉजिटिव में चेंज करें? जो पिक्चर दिखाई जाती है, इट इज नेवर कलर्ड, इट इज या ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। या आप कभी भी उसको ये प्रूफ नहीं कर सकते। अगर मैं कह रही हूँ कि एक कभी ऐसे एक्चुअली पिक्चर दिखाई नहीं जाएगी ऐसी ना मर्डर वाली। जनरली ऐसा होगा कि somebody is lying on the bed या और एक बंदा चाकू लेके खड़ा है, ये हो सकती है पिक्चर। अब कोई इसको परसीव करेगा कि ये बंदा इसको मर्डर करने जा रहा है। द अदर पर्सन विल से दिस पर्सन इज अ डॉक्टर जो कि उसको ट्रीट कर रहा है। नाउ सी द पर्सपेक्टिव। एक बंदा बोल रहा है कि वो चोर है या फिर वो मारने आया है, और दूसरा बंदा बोल रहा है कि ये डॉक्टर है, उसको ट्रीट करना है। हु इज पॉजिटिव? डॉक्टर। जो कि डॉक्टर है। तो द थिंग इज कि पिक्चर सबके लिए वही सेम है, वो कैसे इंसान को परसीव कर रहा है वो डिपेंड करता है। आप कितना पॉजिटिव होके या फिर कितना सही चीजें, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम मत ढूंढो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो अगर आप चीजों को उस नजरिए से देखना स्टार्ट करोगे, हर चीज आपको बहुत सुंदर दिखेगी, हर चीज बहुत अच्छी और पॉजिटिव दिखेगी, हर चीज में क्रिब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें लाइफ में। तो जो वहां पे असेसर है वो यही चेक कर रहा है कि आप चीजों को लेके क्रिब कर रहे हो या फिर रो रहे हो या फिर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो प्रॉब्लम्स का। तो द पिक्चर इज सेम फॉर एवरीबॉडी। उसी में से कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो वो डिफरेंस तो होगा ही, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और जो चीज नहीं हो रही। तो इट इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन। अगर आप चीजों, छोटी छोटी चीजों को लेके क्रिप करते रहोगे, या फिर आपको लगेगा यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, सिचुएशंस को दोष देते रहोगे, तो आप कभी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशंस पे ध्यान दो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू राउंड में क्या आपको लगता है कि क्या जज किया जाता है? क्या आपसे अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू राउंड में? आई थिंक इंटरव्यू इज सच सेशन जहां पे आपके बचपन से लेके अभी तक, जब तक आप उस सेशन में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, तब तक की पूरी लाइफ आपकी चेक कर लेते हैं। बिकॉज आप, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि कितना इन्वायरमेंट का रोल होता है आपकी लाइफ में, वो पूरा जज करते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा है, आपके दोस्त कैसे रहे हैं, आप क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। आपको इंस्टेंट पूछा जाएगा कि आप अपने 2 फ्रेंड्स का नाम बताओ। अगर उन फ्रेंड से पूछा जाए आपके बारे में कि क्या 3 चीजें बहुत ही पॉजिटिव होगी, तो वो आपको बतानी है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो लोग मेरे बारे में पॉजिटिव बताएंगे, और अगर वो बोलेंगे कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में 3 नेगेटिव चीजें बताएं, तो आपको उसी टाइम पे सोचना है कि वो 3 नेगेटिव चीजें क्या होंगी, आप किस तरीके से आंसर देते हो, आपका कैसे चाइल्डहुड रहा है। आपको वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जस्ट टू सी आप कैसे रिएक्ट करते हो प्रेशर में, आप कैसे टीम वर्क करते हो, वो आपसे चेक किया जाएगा। आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, आप चीजों को लेके अडेप्टेबल हो कि नहीं।
आपको सिखा देंगे। हो सकता है आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी नहीं हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो, बट क्या आपके अंदर वो जज़्बा है सीखने का कि नहीं? मेन ये है कि ऐसा नहीं है कि हर इंसान को सारी चीज़ें आती हैं। इट्स जस्ट कि आप रेडी हो चेंज होने के लिए कि नहीं? जो बंदा चेंज हो सकता है, जो अडैप्ट हो सकता है, वही उस राउंड को क्रैक कर सकता है। अगर आप ऐसे इंसान हो कि नहीं मैं तो चेंज नहीं होगा, मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है और ऐसे ही होगा, तो यू कैन नॉट क्रैक द इंटरव्यू। अगर आप चीज़ों को लेके एम्पैथेटिक हो, आप टीम वर्क में बिलीव करते हो, आप फ्लेक्सिबल हो, कैसी भी कंडीशन हो जाए आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, तो ही आप आई थिंक डिफेंस के लिए बने हो। अदरवाइज लोग फ्लेक्सिबल अगर नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। एक टाइम के बाद वो घुटने लग जाएँगे। क्यों? क्योंकि फौज ऐसी चीज़ है कि आपको आज नहीं पता, कल नहीं पता आप कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, कैसी कंडीशन में रहोगे, आपको खाना मिलेगा, नींद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और आप माँग भी नहीं सकते कि नहीं भई मेरा 8 घंटे का जॉब हो गया है और मैं घर चलता हूँ या चलती हूँ। नो, नथिंग। आई हैव फैमिली लाइफ, कुछ भी हो, नथिंग मैटर्स। इट इज़ अबाउट योर कंट्री। सो कंट्री इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। योर ड्यूटी इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एवरीथिंग इज़ साइड। सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग असाइड। तो आप कितना आपके अंदर जज्बा है चीजों को करने के लिए, आप कितने अडेप्टेबल हो, कितने फ्लेक्सिबल हो, दैट मैटर्स। और अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं और उस इंटरव्यूअर को लगता है कि आपके अंदर ये सारी चीजें, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इंटरव्यू विल लास्ट फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, तो वो इतने क्वेश्चंस पूछेंगे, इतने क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप एक एक चीज, मतलब आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके सिबलिंग्स के बारे में, आपके नेगेटिव के बारे में, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या नेगेटिव सोचते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या नेगेटिव सोचते हो, तो उसमें आपका दिमाग चेक होगा कि आप कितना अंदर छोटी छोटी बारीक चीजों पे घुस सकते हो। तो आपने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे और आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, बट आपको उन चीजों के आंसर देने हैं। इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं होता। ऑनलाइन क्वेश्चंस चेक किए जाएंगे, मतलब मेनली जीके के क्वेश्चंस चेक किए जाएंगे आपसे। क्या इंटरव्यू राउंड में जो 5 दिन के आपके मतलब आपका जब भी इंटरव्यू हो रहा है, क्या उससे पहले के दिन के बारे में भी पूछा जा सकता है? यस, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपडेट आता है और सारे इंस्ट्रक्टर से जितने भी होते हैं आपके, तो वो आपसे चेक करेंगे कि अगर कोई चीज गड़बड़ हुई है, या फिर जो आपने इनिशियल एग्जाम हुआ था उसमें अगर आपके क्वेश्चंस कुछ गलत रह गए हैं या फिर आपने गलत आंसर्स दिए हैं, उनको प्रिपेयर करके जाना होता है, बिकॉज वो क्वेश्चंस वो दोबारा पूछेंगे। अगर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हो, एसएसबी में जब एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है इनिशियली, अगर आपने कोई गड़बड़ की है, आपने गलत आंसर्स दिए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा प्रिपेयर करने हैं एंड दे विल आस्क। तो दे वांट टू सी कि आप मोटिवेटेड हो या फिर आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो इन चीजों के कि आपने वो क्वेश्चंस दोबारा गए, आपने चेक किया और यू आर कमिंग बैक विद प्रिपेयर। आपने प्रिपेयर करके आए हो वो सारे आंसर्स। तो जिन क्वेश्चंस के आपने आंसर गलत दिए हैं, आपको नहीं आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस वो दोबारा पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो अगर आपने नहीं किया है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए हो या फिर आपको गलत लगता है कि गलत आंसर दिया है, आप दोबारा उनको पढ़ो और इंटरव्यू में वो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट 5 डे सर्वाइव कर पाते हैं एसएसबी में और उसके बाद कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है जो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं और जो कॉन्फ्रेंस में हो जाते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये पूरा 5 दिन का प्रोसेस है। वो 5 दिन में सुबह उठने से लेके आप कितने बजे उठ रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, टाइम पे चीजें पहुंच रहे हो, आपका कैसे डिसिप्लिन है, आप कितने, जो वहां पे जितने भी आपके कंपिटिटर्स आए हुए हैं उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, जो भी टास्क दिया जा रहा है आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, इट्स अ ओवरऑल जजमेंट। तो आपका एक-एक स्टेप, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि क्या गलती हुई मुझसे। बट आई थिंक वो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। क्या आपको चेक करना पड़ेगा कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप चीज़ों को टाइम पे कर रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो आप कि नहीं कर पा रहे हो, फॉर्मली ड्रेस्ड हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि आयरन क्लोथ्स नहीं है, फॉर्मल आपने ड्रेस नहीं पहना हुआ है, फटे चप्पल हैं या फिर प्रेस नहीं है आपके कपड़े, टाइम पे आपने ग्रूम नहीं, आपने शेव नहीं कर रखा है, आपने बन नहीं बांध रखा है, आप ग्रूम्ड वेल हो कि नहीं हो, सारी चीजें आपकी चेक की जाती है। देन उसके बाद जब भी टास्क दिया जा रहा है, आप
इनिशिएटिव ले रहे हो कि नहीं, या पीछे पीछे छुप रहे हो, नहीं नहीं यार मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। आप लीडरशिप क्वालिटीज आप शो कर रहे हो कि नहीं? जब भी आपको ग्रुप टास्क दिया जा रहा है, आप सबको लेके चल रहे हो अपने साथ टीम पे, या फिर आपको बस ये दिखाना है कि नहीं मेरे को तो आता है, मैं करूंगा मैं करूंगा? नहीं, आपको पूरी टीम को साथ लेके चलना है, आपको सबके साथ जीतना है। वो सारी चीजें चेक की जाएगी। देन आपका क्या कहते हैं, वहां पे एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उस पे 3 to 4 मिनट का लेक्चर देना है। तो आप कितने प्रिपेयर हो चीजों को लेके, कितने जनरल नॉलेज को लेके आप प्रिपेयर हो। आपको एक रैंडम टॉपिक दिया जाएगा और आप पे बोलना है। आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो या नहीं पता हो, बट आपको बोलना है। आप कैसे अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करते हो, आप कैसे बोलते हो, ये सारी चीजें जज होती है। इंडिविजुअल आपका टास्क होगा, ग्रुप टास्क होंगे, रिटन एग्जाम्स होंगे आपके। वो सारी चीजें जब एक साथ कंबाइन होती हैं, सारे मार्क्स कंबाइन होते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो वो जो एक-एक दिन आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने आप को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं हो पाते। एसएसबी को लेके क्या मिथ है? एसएसबी को लेके आई थिंक एवरीबॉडीज थिंक कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है। मतलब ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इट इज नॉट। इट इज, मतलब आई विल से इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आप जो हो, आप उसी चीज को बस प्रोजेक्ट करो, नथिंग एल्स। फेक बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। पीपल समटाइम्स थिंक कि यू कैन फेक इट, बट नो, यू कैन नॉट फेक इट। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा है या फिर एक इंस्ट्रक्टर है जिसको आप इम्प्रेस कर सकते हो। देर आर मल्टीपल ऑफ पीपल, यू आर अंडर सीसीटीवी कैमराज, जिसमें आप देखा जा रहा है, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। योर होल डे इज अंडर विजिलेंट। सो आप सुबह से लेके शाम तक आप निगरानी में रहते हो। आप देखे जाते हो कि भाई आप कैसे बिहेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सो मेरा बस यही सजेशन रहेगा, जो आप हो, जैसे आप हो, वैसे ही प्रोजेक्ट करना। इट्स जस्ट कि बी ऑन नाइसर, टीम के साथ काम करो, हैव पेशेंस। और अगर आपके अंदर जज्बा है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे करना है, तो वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन, वो दिखना चाहिए उस असेसर को। ऐसा नहीं कि कैजुअली हाँ ठीक है कर लेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर आप ये सोच के जा रहे हो तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको जाना ही एसएसबी में ये सोच के कि भाई मैं यहाँ पे तक आया हूं तो मुझे वापस जाना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना 100% देना है, बस। और कुछ नहीं, एंड यू विल क्रैक इट। मेडिकल राउंड के लिए कोई मिथ है जो मार्केट में चल रही है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेडिकल इज समथिंग जो कि शायद हमें भी अगर आप हर साल अपना नहीं करवा रहे हो मेडिकल टेस्ट, यू विल नॉट गेट टू नो। तो देर आर पीपल, जब मेडिकल टेस्ट होता है तब जाके आई ओपनर थिंग्स आती है कि अच्छा ठीक है, ये भी इशू है, ये भी इशू है, जो कि हमें आज तक पता ही नहीं था। मे बी रिलेटेड टू आईज, मे बी रिलेटेड टू योर स्पाइन, योर एल्बो, योर नी, नॉक नी। तो बहुत सारे लोगों को तो उस टाइम पे आई ओपनर होता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या। अगर आप, देर इज टाइम लिमिट दिया जाता है, अगर वो चेंज हो सकता है या फिर ठीक हो सकता है, तो उतने टाइम दिया जाता है। अगर वो ठीक हो जाता है देन यू विल बी सिलेक्टेड। अदरवाइज आई थिंक उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। सो मेडिकल इज द थिंग कि आप अपनी मेहनत एसएसबी तक कर सकते हो। मेडिकल इज ऑल अबाउट लक। अगर मेडिकली एवरीथिंग इज फिट फाइन, सब कुछ हो जाता है तो वेल एंड गुड। बट अगर कोई चीज आ जाती है, अगर वो चीज इंप्रूव हो सकती है ऑपरेशन के थ्रू या एनीथिंग, आप वो करवाओ। आप उस प्रोसेस के थ्रू क्लियर अगर हो जाता है, आप क्लियर कराओ, एंड देन उसके बाद री अटेम्प्ट, और यू कैन गो थ्रू इट। बट उसमें मेडिकल से रिलेटेड यू कैन नथिंग, यू कैन डू नथिंग मच अबाउट इट। एफकेट फर्स्ट राउंड में निकाला था। मैंने सेकेंड राउंड में लगा निकाला था। फर्स्ट राउंड में आई वाज स्क्रीन्ड आउट, सेकेंड राउंड में आई वाज सेलेक्टेड। मैम, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यस। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, क्योंकि जो एफकेट एग्जाम होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन देते हैं या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट देते हैं। तो यस। उस समय तक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है स्टूडेंट पे, जॉब प्रेशर का भी रहता है कि हाँ नहीं हुआ तो जॉब भी करना है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं, तो क्या मिस्टेक्स करते हैं या फिर बोले कि क्या उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो सके, और क्योंकि मैनेज भी करना रहता है टाइम को एज अ जॉब के साथ। जैसे मैं बता रही हूँ कि माई जॉब वॉज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सैटरडे वॉज हाफ डे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आई वॉज स्क्रीन्ड आउट, देन आई रियलाइज कि नहीं, आई नीड मोर प्रिपरेशन,
मुझे और तैयारी करनी पड़ेगी। सो आई जॉइंड अ कोचिंग जहाँ पे, क्योंकि यू नीड दैट गाइडेंस कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि मेरे पास भी कोई डिफेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। जितना मैंने पढ़ लिया, जितना वो कर लिया। जब आप जाते हो वहां पे देखते हो कि नहीं, बच्चे तो सारे बहुत प्रिपेयर करके आए हुए हैं एंड आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है उनके मुकाबले। देन यू रियलाइज कि नहीं, तुम्हें और गाइडेंस की जरूरत है। कोई एक, कहते हैं ना, हमेशा टीचर की क्यों जरूरत पड़ती है, अपने आप सारी चीजें नहीं हो सकती, यू नीड सम गाइडेंस। देन आई ज्वाइंड वन ट्रेनिंग अकेडमी इन दिल्ली, जो कि सैटरडे संडे में जाती थी। मंडे टू सैटरडे मैं क्लास करती थी, सैटरडे माय हाफ डे। ऑफिस के बाद मैं जाती थी वहां पे, 10 बजे तक मैं प्रिपेयर करती थी। संडे अगेन मैं मॉर्निंग 7 o'clock जाती थी, रात में 10 बजे आती थी। देन मंडे से लेके अगेन सैटरडे तक आई वॉज डूइंग माई जॉब। सो बिकॉज आई थिंक दैट वॉज माई मोटिवेशन कि नहीं, मुझे एयरफोर्स जाना है, मुझे करना है। एंड फॉर ऑलमोस्ट 6 या 7 months मैं कहीं नहीं गई, कुछ नहीं किया। इट वॉज ओनली जॉब। जॉब से आने के बाद रात में पढ़ती थी, सैटरडे संडे अपनी कोचिंग करती थी। और आई थिंक 6 month के बाद मैंने एफ कैट का एग्जाम दिया, एफ कैट एग्जाम क्लियर हो गया। एंड आई थिंक विद इन 5 to 6 month एवरीथिंग वॉज देयर, एंड मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आई वॉज इन एयरफोर्स अकेडमी। सो टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको, कोई अलग से टाइम आपको नहीं देने वाला है। इस इसका आपको धीरे 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 प्रिपेयर करते रहना। अगर आपको लग रहा है कि आपको डिफेंस में जाना है, आपको फौजी बनना है, आप धीरे धीरे प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। बीइंग फिजिकली फिट, being mentally fit by doing your practice, your maths, your English, your science, whatever जो भी आपका स्ट्रीम है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उनको प्रिपेयर करो। इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है नेट पे, इतना डाटा अवेलेबल है नाउ, एवरीथिंग यू कैन आस्क एनीथिंग। चैट जीपीटी से आपको गूगल पे सारी चीजें मिल जाएंगी, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस बनी हुई है। यू हैव लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल ऑनलाइन। आप देखो, पढ़ो, प्रिपेयर करो, बुक्स अवेलेबल है, एंड आप अच्छे से प्रिपेयर करो और आई थिंक आराम से हो जाएगा। मैम आपने बताया कि उसके बाद आप ट्रेनिंग ज्वाइन किया, तो ट्रेनिंग में क्या चैलेंजेस रहते हैं एज कंपेयर टू प्रिपरेशन फेज? I think it is totally different. मतलब it's a whole experience, different experience altogether. Because I think वहाँ पे physically तो एक अलग चीज है कि आपको physically बहुत strong होना पड़ेगा, but mentally बहुत strong होना पड़ेगा। मतलब आप टूट नहीं सकते। और आई थिंक आपकी ईगो इतनी तोड़ दी जाती है, इतनी तोड़ दी जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। क्योंकि आई थिंक वहां पे सारे आप अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, सबको एक लेवल पे लेके आना होता है। तो आपकी ट्रेनिंग इस हिसाब से होगी कि आपकी जितनी भी ईगो है आज तक, वो सब तोड़ के जीरो पे ला देंगे, कि आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं हो इस दुनिया में। बट आई थिंक वो जो ट्रेनिंग थी, वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मेंटली फिजिकली और कोई ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती है। मतलब अगर मैं आज भी सोचूं कि आज मुझे वो करनी पड़े, तो मुझे ऐसे सोच के घबराहट होगी कि भाई कैसे होगा। बट आई थिंक वो फेस एक अलग ही होता है। आप ग्रुप में सबके साथ प्रिपेयर कर रहे हो, आप टास्क कर रहे हो। आई थिंक आपको एक एक दो दो घंटे की बस नींद मिल रही है, आप दिन रात भाग रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ाई भी करना है आपको, सुबह से लेके शाम तक आपको डिसिप्लिन पे रहना है, टाइम पे पहुंचना है, सारी चीजें करनी है। बट आई थिंक वो सब हो जाता है। दैट फेस ऐसा है कि आप ग्रुप में सबके साथ, वो टीम के साथ, वो सारी चीजें होती चली जाती है। और अगर अंदर से वो जज्बा है कि मुझे करना है, 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बस आराम से हो जाता है। देर आर फ्यू पीपल जो कि जिनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, या फिर मेंटली में भी इतने ज्यादा स्ट्रांग, या फिर नहीं कर पाते हैं, वो लोग बीच में छोड़ देते हैं, मतलब नहीं कंप्लीट कर पाते हैं पूरी ट्रेनिंग को। बट आई थिंक इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, यू नो कि आई कैन डू इट, वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन आपके अंदर है, यू कैन डू इट। आप आराम से वो ट्रेनिंग कर सकते हो। I won't say कि it's easy, but it's a difficult one, but I think you can do it. It's not impossible. ट्रेनिंग में जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ट्रेनिंग में छोड़ देते हैं एज अ मेंटल प्रेशर, बोले तो वो उतना नहीं कर पाते हैं जितना, क्योंकि एस्पिरेंट लाइफ में हमें नहीं पता होती है कि रियल, जब हम ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती है, तो क्या Mhm. चेंजेस रहते हैं कि हाँ मतलब लोग छोड़ देते हैं, और साथ में जब हम ज्वाइन करते हैं तब क्या चैलेंजेस होते हैं स्टार्टिंग फेज में? स्टार्टिंग फेज में चैलेंजेस, एक तो एक्सेप्ट करना कि नाउ योर लाइफ विल नॉट बी द सेम।
वो चीज एक्सेप्ट करना कि भाई सेम लाइफ नहीं रहेगी कि मैं रात में 8 बजे सो जाऊंगा, सुबह 7 बजे उठूंगा, नो नथिंग, टाइम पे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। आई थिंक यू विल हार्डली गेट 5 मिनट्स टू ईट। आप कितनी जल्दी खा सकते हो? और ऐसा नहीं कि यू कैन जस्ट हॉग, यू हैव टू यूज योर हैंड्स। आपको कैसे वो करना है विद एटिकेट्स, यू हैव टू ईट, यू हैव टू यूज योर फोक, यू हैव टू यूज योर स्पून, कैसे खाना है वो सारी ट्रेनिंग आपको दे रही है। एंड विद इन 5 to 7 minutes यू हैव टू फिनिश योर लंच एंड डिनर। देन उसके बाद आपकी एक्सरसाइज होनी है सुबह से लेके, फिजिकली आपको इतना ट्रेन किया जाता है। मे बी स्विमिंग है, आपको डाइव करना है, आपको 50 मीटर्स की स्विमिंग करनी है, आपको रनिंग करनी है, आपको मैराथन करना है, 10 10 किलोमीटर्स डेली आपको रन करना है। उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना, क्योंकि हर कोई आप डेली 10 किलोमीटर दौड़ के वहां पे आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले 10 किलोमीटर डेली दौड़ रहे थे, बट वहां पे आपको दौड़ना पड़ेगा। इस जस्ट कि वो धीरे 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 धीरे, एक दिन में कोई नहीं दौड़ाएगा आपको, एक दिन में 1 किलोमीटर, अगले दिन में 2 किलोमीटर, धीरे 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 प्रोग्रेस होगा। बट यू हैव टू अडेप्ट। इसीलिए मैंने बोला था कि जब एसएसबी होती है तब ये चेक किया जाता है आप फ्लेक्सिबल हो कि नहीं, आप अडेप्ट हो पाओगे कि नहीं उस सिचुएशन के साथ। क्योंकि अगर आप नहीं कर पाओगे, आप ही बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट हो, तो आप कभी ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या फिर कोई इंजरी हो जाएगी। और एक बार इंजरी अगर हो गई, आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उसको हील होने के लिए, किसी भी इंजरी को। क्योंकि आपकी डेली कुछ ना कुछ, डेली कुछ ना कुछ आपको चल रहा है। और आई थिंक 3 या 5 डेज से ज्यादा अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, या फिर आप ब्रेक पे होते हो, या छुट्टी पे होते हो, तो आपकी ट्रेनिंग टर्मिनेट हो जाएगी। सो आपको कंटिन्यूस बस लगे रहना, करते रहना, करते रहना, विदाउट एनी इंजरी। सो इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी और मेंटल, जितना भी आपका ब्लॉक है वो सारा खोल के आना ट्रेनिंग में, कि भाई मुझे बस ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रात में जगना पड़े, मुझे कितना भी दौड़ना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, बट मुझे करना है। क्योंकि वो आपको बिल्ड कर रहे हैं। आपको आपकी सारी चीजें, जितना आपका अभी तक आपने सीखा है, वो सब तोड़ के दोबारा आपको सारी चीजें लर्न करा रहे हैं। चाहे वो आपको कंसिस्टेंट होना हो, डिसिप्लिन होना हो, आपका टाइम मैनेजमेंट करना हो, आपको आप चीजों को संभाल के रख रहे हो कि नहीं, आप अपनी चीजों को, अपनी ग्रूमिंग को कर रहे हो कि नहीं, एटिकेट आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें आपको ट्रेन किए जाएगी। इट्स जस्ट कि यू हैव टू मैच दैट पेस, और वो पेस बहुत ही फास्ट रहती है। यू कैन नॉट बी स्लो लर्नर, यू हैव टू अडेप्ट इट वेरी फास्ट। और वहां पे देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ वुमेन और अ मैन। जो मेन करेंगे, जितना दौड़ेंगे, भागेंगे, जो भी करेंगे, वो एक वुमन भी करेगी। अगर पुशअप करेंगे तो वुमेन भी करेगी। तो देर इज नो डिफरेंस कि दिस इज अ मैन और ये वुमेन है। इट्स यू आर अ कैंडिडेट, और यू आर एक फौजी हो बस आप। ये नहीं देखा जाएगा कि आप एक लड़की हो या एक लड़का हो। इट इज स्टैंडर्ड आर सेम फॉर एवरीबडी। सो ऐसा नहीं है कि आप वुमेन हो तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, नो नथिंग, इट्स अ मिथ। जब हम ज्वाइन करते हैं, आपने ज्वाइन किया होगा एयरफोर्स, तो क्या चैलेंजेस थे उस समय, और क्या मतलब जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जो सोचते थे कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूंगी तो ऐसा लाइफ होगा, और क्या लाइफ थी, रियलिटी क्या थी और रियलिटी क्या है? ट्रेनिंग जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में तो आप तो बाहर से दिखते हो, ओ वाओ, यूनिफॉर्म, एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें हैं। बट व्हेन यू कम टू डिफेंस, यू नो देर इज नो टाइम। आपके पास टाइम नहीं है। मतलब मे बी अपने लिए वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड पैटर्न कि नहीं आप इतने बजे जाओगे, इतने बजे आओगे। देर इज नो फिक्स्ड पैटर्न। आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी भी आना पड़ सकता है। आपकी ड्रिल्स होती हैं, आपकी प्रिपरेशन होती है, लेट नाइट आपको बुलाया जा सकता है, आपको 11 बजे कॉल आएगा, 12 बजे कॉल आएगा, यू हैव टू बी देयर विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। सो जो आप पहले सोचते हो, आपको सब अच्छा अच्छा दिखता है, इतना अच्छा या फिर इतना सुकून भरी लाइफ नहीं होती है। देर आर ऑलवेज अ चैलेंजेस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और वो जो ट्रेनिंग होती है 1 साल की, वो इसी चीज के लिए आपको ट्रेन कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी मिशन हो, कोई भी वॉर हो, आपको तैयारी करके रखनी है। जिस दिन वो जरूरत पड़ेगी, उस दिन आप तैयारी नहीं स्टार्ट करोगे, आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, जिससे कि जिस दिन आपको वो मौका मिलेगा, आप अपने आप को प्रूफ करोगे। तो इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है। सो डेली आप वो तैयारी कर रहे हो।
चाहे आप डॉक्यूमेंट्स के मामले में हो, खुद की प्रिपरेशन के मामले हो, चाहे वो मशीन्स को यूज टू होना हो, आपको कैसे क्या करना है, आपको रडार पे कैसे काम करना है, आपको प्रोफेशनली कितना क्या साउंड होना है, वो सारी चीजें डेली हमारे एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। आज तक हम ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खत्म हो गई है, आज भी हम एग्जाम देते हैं, आज भी हमारे टेस्ट होते हैं, एवरी मंथ हम एग्जाम देते हैं, अपडेट अपने आप को करते हैं, इतने सारे टेक्स्ट आती जा रही हैं, अपनी एनिमीज, अपने नेबर्स के पास जो जो एसेट्स आते जा रहे हैं उनको स्टडी करना होता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, आपको आज भी पढ़ना है, आपको आज भी एग्जाम देना है। तो स्टिल वी आर स्टडिंग, आई एम गिविंग एग्जाम, हर महीने हमारे एग्जाम्स होते हैं, हर महीने हर दिन बैठ के आज भी हम पढ़ते हैं। तो इट्स मे बी शायद लोगों को नहीं पता होगा, लोग आज भी बोलते हैं कि क्या कौन सा एग्जाम है क्या है, बट आज भी बैठ के हम पढ़ते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऑफिस से आने के बाद और एग्जाम देते हैं। तो पढ़ाई कभी भी नहीं रुकेगी, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, चाहे आप कितना भी अचीव कर लो, अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैम क्या चैलेंजेस होती है एयरफोर्स में एज कंपेयर टू आर्मी या फिर नेवी? आई थिंक हर फोर्स के एक अलग चैलेंजेस हैं। एयरफोर्स उन मामलों में थोड़ी सी मैं कहूँगी लकी है। लाइक नेवी में यू आर ऑलवेज इन सी, ग्राउंड सबमरीन्स में जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है वहां पे सरवाइव करना। आर्मी के लिए जो पोस्टिंग वेरी हार्ड पोस्टिंग रहती है, बॉर्डर्स पे रहते हैं वो लोग। सो आई थिंक दैट वाइज एयरफोर्स इज ऑलवेज लकी। एंड चैलेंजेस एरिया वाइज मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज एरिया वाइज एयरफोर्स इज ऑलवेज लकी, हमेशा पीस लोकेशन रहती है। हाँ, जब भी यू आर फ्लाइंग देन देर आर चैलेंजेस, बिकॉज यू डोंट नो कि अपोजिट में क्या है या एनिमी क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो वो थोड़ा सा चैलेंजेस है। आप मे बी शायद ग्राउंड पे आपको दूसरा चांस मिल सकता है, बट वेन यू आर इन एयर आपके पास दूसरा चांस कभी नहीं रहता है। यू हैव जस्ट वन चांस। आप उस माइन्यूट सेकंड में कैसे रिएक्ट करते हो, वो पूरी सारी चीजें, वो सिचुएशन पूरा बदल देगा। आपके पास दोबारा या सेकंड ऑप्शन नहीं है सोचने का, क्योंकि आप एक मशीन जो उड़ा रहे हो वो कैसे रिएक्ट करेगी, आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे आप हैंडल करते हो, वो बहुत माइन्यूट सेकंड का है। अगर आप उतने फास्ट नहीं हो चीजें सोचने में, करने में, तो आई थिंक यू विल लॉस योर लाइफ। सो दैट इज द चैलेंजेस आई थिंक आई वुड से। एयरफोर्स को लेके कि मतलब लोगों को रहता है कि इसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन या टाइमिंग का ये रहता है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस बोले, तो क्या ये रियलिटी है? I think all the forces, it is the same thing. If you talk about discipline, I think ये हर force में, चाहे वो आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, discipline is the most, you will say, most important thing for any फौजी। एंड वो शायद शुरू से ही इतना ग्रूम्ड हो चुके हो आप ट्रेनिंग में कि आपको जो टाइम दिया गया है आप 5 मिनट हमेशा पहले होगे, आपको कहीं पहुंचना है आप हमेशा वहां पे रहोगे, विद प्रॉपर रिग, विद प्रॉपर एटिकेट, आप टाइम पे चीजें करोगे, ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। ये सारी चीजें, कुछ चीजें हैं आई थिंक वो हर फौजी में वो इनबिल्ट हो जाती है ट्रेनिंग से ही। जो फिल्म में दिखाया जाता है क्या वो रियलिटी में वो सेम होता है? नहीं, जैसे कि गुंजन गुंजन सक्सेना मूवी होगी, बहुत सारी मूवीज होगी जो एयरफोर्स के ऊपर है। अब एक्चुअली इट्स अ मूवी, तो ऑब्वियसली अगर बिल्कुल रियलिटी दिखाएंगे तो मे बी लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, तो दे हैव टू इंक्लूड सम ड्रामा बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ मूवी। आई थिंक आई वुड से इट्स अ 50-50% ट्रूथ। तो 50% ट्रूथ रहता है, और सारी चीजें यू कैन नॉट प्रोजेक्ट, बिकॉज आई वुड से कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। सो इसलिए आई थिंक पूरा रियलिटी नहीं होता है, बट या यू कैन से 50-50 रियलिटी रहता है। मैम जैसे किसी भी फोर्सेस को ज्वाइन करना हार्ड है, एग्जाम्स निकालना हार्ड है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स दे रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स दे रहे हैं जो अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं। तो और वैसे ही सिमिलर है कि डिफेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद डिफेंस एग्जाम्स को आप छोड़ नहीं सकते, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है, क्या क्राइटेरियाज होती है अगर किसी डिफेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद, उसे ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़ना हो?
मतलब यू आर सेइंग कि अगर आप ऑलरेडी मतलब डिफेंस में हो और अगर या आपको छोड़ना है तो या सो देर इज टू कमीशनिंग विच इज एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग है, एक परमानेंट कमीशनिंग है। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन हो तो आपके पास चांस है कि आप 10 ईयर के बाद छोड़ सकते हो या फिर आप 14 ईयर्स के बाद छोड़ सकते हो। इफ यू आर परमानेंट कमीशन देन यू डोंट हैव चांस टू क्विट। आप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते हो बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया हुआ है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। नाउ यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंट एसेट्स फॉर एयरफोर्स। इतनी इजिली इतनी ट्रेन्ड मैन पावर को छोड़ना until unless there is a valid reason, some family commitment, some family issue, emergency है, then it is fine. Otherwise if there is ऐसे ही कोई रीजन है तो इतना आसान नहीं होता है छोड़ना। इट विल टेक टाइम एंड आई थिंक बहुत ही मुश्किल है छोड़ना उन लोगों के लिए जो मतलब एक टाइम के बाद छोड़ना चाहते हैं। पीपल ट्राई 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मे बी शायद तब जाके एक्सेप्ट होती है रिक्वेस्ट। until unless there is a valid reason they don't leave you because आप आई थिंक चूज करके आए हो ये चीज ना। यू हैव ऑप्टेड फॉर इट एंड नाउ लीविंग इट आफ्टर सो मच ऑफ यू विल से कि आप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हो, इतने इंपॉर्टेंट एसेट हो, इतनी नॉलेज है आपके पास। तो वो अगर इतना गेन करने के बाद अगर आप बाहर निकल जाओगे तो एयरफोर्स या गवर्नमेंट को कितना लॉस होगा। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट या फिर एयरफोर्स डोंट वांट टू लीव यू। ऐसी क्या बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है एयरफोर्स के बारे में या डिफेंस के बारे में नहीं पता है और या फिर मिथ चल रही है? आई वुड से कि लोगों को लगता है कि ये लोग हमेशा ही खड़ूस रहते हैं। तो आई थिंक इट इज नॉट द थिंग। इट इज जस्ट कि हम प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं कि वी आर डिसिप्लिन पीपल। हमें जहाँ पे जितना बोलना है जितना कहना है हम उतना ही बोलते हैं। एंड वी आर लिटरली काइंड ऑफ पीपल हु टॉक्स पॉइंट टू पॉइंट। नो फन बिजनेस या फिर ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट थिंग्स रहती हैं। दे आर वेरी टाइम पंचुअल। आई वुड से कि जो लोग रिटायर होके आते हैं फॉर देम एडजस्ट करना सिविलियंस के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज द पीपल जो कि फौजी होते हैं चाहे वो रिटायर्ड क्यों नहीं हो उनको टाइम का बहुत ज्यादा मतलब उनको हर एक मिनट का हर एक सेकंड की वैल्यू पता होती है कि हाउ अ मिनट कैन कॉस्ट देम। तो मतलब वो एक-एक मिनट उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट रहता है। अगर सामने वाला बंदा नहीं पहुँचता है, नहीं करता है, टाइम की वैल्यू नहीं करता है, तो आई थिंक पीपल गेट इरिटेटेड वेरी ईज़िली। तो आई थिंक आई वुड से दिस। मैम, आपने ये सारी लर्निंग्स किया तो मैम एक एयरफोर्स आप एयरफोर्स में थे, कितना हार्ड होता है लाइफ को अपना पर्सनल लाइफ को मैनेज करना, साथ में एक जॉब को मैनेज करना, एक रेपुटेड जॉब एक रेपुटेड प्रोफेशन को मैनेज करना? आई थिंक लाइक हम दोनों ही माय हस्बैंड एंड मी वी बोथ आर फौजी एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि योर फैमिली गेट लिटिल ignored because your child is small, you are not able to spend time with your child, you both are traveling and your child is alone at home with your parents or with some nanny. So it is very difficult to manage. I think that's why I decided to retire and to look after my baby and I can start something of my own. मे बी अगर वाइफ इज एट होम and she's not serving or she's not doing job, it is still manageable because there is somebody at home who looks after your kid, your family. But if you both are serving then it is very difficult to uh, manage your family, especially when you both are fauji. मैम ये चैलेंजेस कितना रहता है कि हाँ मुझे छोड़ना है, क्या ये इजी होता है? No, it is not easy because it's a life goal. आप जिस चीज के लिए आपने जिंदगी भर मेहनत की है, अचीव किया है, and again you are taking decision to leave it. So it is very difficult. But I think आपको एक टाइम के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपको A चाहिए या B चाहिए। आपको दोनों चीजें नहीं मिल पाएगी because ultimately कोई ना कोई चीज तो कॉम्प्रोमाइज होगी होगी। हो सकता है आपका जॉब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज हो। नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको क्या चीज प्रायोरिटी देनी है। तो आई थिंक फॉर मी इट वाज माय फैमिली, माय किड, so that's why I've taken the decision. There are people who are managing, so they can continue. They are continuing, they are managing, but it is up to them. So it's personal choice.
So whether you want to continue or not. मैम जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो ये रहता है कि किस फिल्म से वो ज्यादा रिलेट कर पाए, आपने कौन सी फिल्म से बहुत रिलेट किया अपने जॉब लाइक को लेके? मैंने किया था अग्निपंख से, बिकॉज उस टाइम पे इट वॉज द मूवी एंड उसके बाद आ गई है। अब तो बहुत सारी लाइक गुंजन सक्सेना, फाइटर, इतनी सारी मूवीज आ चुकी है एंड आई थिंक दीज आर वेरी इंस्पिरेशनल मूवीज। यू फील लाइक ओ वाओ दिस इज नाइस, वाओ व्हाट अ ड्रीम लाइफ। सो या इट इज रियलिटी बट नॉट वेरी रियल। जो सोशल मीडिया पे दिखता है एयरफोर्स के बारे में, क्या वो सब रियल है? नो नो नॉट एग्जैक्टली, यस। I would not say कि सारी चीजें रियल है। It's a 50-50 thing because सारी चीजें we cannot project, we cannot share due to security reasons. So थोड़ी चीजें रियल होती है, थोड़ी चीजें obviously it's a made dramatic और उसको उस हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है to make it more interesting. मैम जो एस्पिरेंट्स इस पॉडकास्ट को इतनी देर से देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या फाइनल एडवाइस होगा, क्या कंक्लूजन एडवाइस होगा उनके लिए? मैं बस इतना कहूंगी कि चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड हो कि नहीं मुझे ये करना है, बट जब तक आप किसी भी चीज को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। आप चाहे कितना भी थक जाओ, कुछ भी कर लो, बट डेली डेली उस चीज को करना है। एंड मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ। आपका जो भी ड्रीम हो लाइफ में अचीव करने के लिए, आप उसको एक पेपर पे लिखना या फिर उसका प्रिंट आउट निकालना एंड जहाँ पे भी आप देखते हो या मैक्सिमम आप व्यू है आपका घर में, आप उसको पेस्ट कर देना एंड यू जस्ट लुक डे इन डे आउट, सुबह से लेके शाम तक जब भी आप वहां से गुजरो उसको एक बार जरूर देखना, जिससे वो आपको याद दिलाता रहेगा कि ये चीज है मेरी लाइफ में जो कि मुझे बनना है, मुझे करना है। और आप ऑटोमेटिकली यू विल फील मोटिवेटेड। और जो आप कभी थक जाते हो, सोचते हो आज छोड़ो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आई थिंक वो चीज, वो प्रोक्रेस्टिनेशन आपका छूट जाएगा और आप डेली उस चीज के लिए मेहनत करोगे जब वो आपके सामने दिखेगी आपको। तो अगर आप वो दिखेगी आपको तो आप उस चीज के लिए मेहनत करोगे। जो चीज छुपी रहेगी कहीं, उस चीज को ढूंढने में भी टाइम में लगेगा। तो इसलिए जो भी आपका गोल हो उसको एक पेज पे लिखना, उसको सामने चिपका लेना और दिन रात उसको देखना और याद करना कि मुझे जो मेहनत करनी है वो अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी है। एंड बी कंसिस्टेंट, बस दैट्स इट, दैट द मूल मंत्र ऑफ द लाइफ। एंड यू विल अचीव ऑल द गोल्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। इट इज नॉट कि आपको डिफेंस में ही जाना है, आपको कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, इट इज ओनली द मूल मंत्र। मैम जैसे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके भी, तो इससे डिस्ट्रैक्शंस भी साथ में बढ़ी है, तो कैसे बिल्कुल। कंट्रोल करें डिस्ट्रैक्शंस को? मैं वही कहूंगी कि डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, इट इज यू हु हैज टू डिसाइड कि मुझे कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना है और कितना टाइम मुझे बैठ के पढ़ना है। अगर आप किसी चीज के लिए रियली मोटिवेटेड हो, आपको बैठ के करना तो पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ स्क्रोलिंग में, आप या फिर अलार्म लगाओ। अलार्म लगाओ कि भाई अगर मुझे स्क्रॉल करना है, मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखना है, यूट्यूब देखना है, मैं 15 मिनट या आधा घंटा ही देखूंगा। आप अलार्म लगाओ, जैसे अलार्म बंद होगा मैं ये मोबाइल साइड में रख के एंड आई विल स्टडी। जब तक वो डिसिप्लिन लाइफ में नहीं आएगा, आप वो स्क्रोलिंग कम नहीं करोगे अपनी लाइफ में, आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। एंड मोस्ट ऑफ 99% ऑफ द पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, ओनली 1% पीपल आर फोकस्ड, दे आर डूइंग हार्ड वर्क और एक्चुअली वही अचीव कर रहे हैं गोल्स। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बी दैट 1%, यू हैव टू बी डिसिप्लिन अबाउट योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में कर सकते हो अपने, तभी आप चीजों को अचीव कर सकते हो, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इतने सारे इंसाइट्स देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्रॉम प्रिपरेशन फेज से लेके एसएसबी के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया, फिर लाइफ आफ्टर द ट्रेनिंग्स में कैसी होती है, जॉब रियलिटीज क्या होती है, क्या सोशल मीडिया पे जो दिखता है क्या वो रियल होता है, कितना रियल होता है। साथ में फिल्म्स के बारे में भी बात किया, क्या फिल्म्स में जो दिखाया जाता है वो कितना रियल होता है, और क्या मोटिवेटेड फिल्म है जो मार्केट में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं तो वो देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने वंडरफुल इंसाइट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो ऐसी पॉडकास्ट आपके चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहो, ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे।